नमस्कार, मैं मदरलैंड वॉइस से संजय उपाध्याय आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का ये विशेष कार्यक्रम मीडिया जगत के आइकॉनिक पर्सनालिटी के ऊपर बनाया गया है। आज तक मीडिया जगत में बहुत ऐसे जर्नलिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपने तरीके से इस देश में और मीडिया जगत में काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। आज के इस आइकॉनिक पर्सनालिटी के प्रोग्राम में हमारे साथ श्री के.एन. गुप्ता जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ पूरे विश्व भर के में पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। पूरे विश्व भर के पत्रकारिता, इनके बारे में विशेष बात करने के लिए आज मैं संजय उपाध्याय और मैनेजिंग एडिटर श्रीमान नरेंद्र भंडारी जी, दोनों हम लोग आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मीडिया की दशा और दिशा कैसी है अभी और पहले से और आज में कैसे भिन्नता आ रही है। तो नरेंद्र जी, आप जरा के.एन. गुप्ता सर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें कि अपने दर्शक जान पाए। अंकल, मैं एक क्वेश्चन है मेरा। अंकल, आपने इतनी लाइव देखी, पूरी जर्नलिज्म सारी लाइव आपकी जर्नलिज्म में एक बार और अभी भी है। नरेंद्र जी, एक बार मैं आपको देखता हूँ, ऐसे बड़े से बड़े जर्नलिस्ट इतने एक्टिव मैंने कभी। तो जर्नलिज्म का कैरियर आपने कब किस टेन्योर में शुरू किया था अंकल? ये मैंने सन 1955-56 में हिंदुस्तान समाचार में शुरू किया था। उसके बाद हिंदुस्तान समाचार से मैं, क्योंकि वो इतना प्रचलित नहीं था उस समय, तो मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था और मैं इंडियन एक्सप्रेस में चला गया। तो इंडियन एक्सप्रेस में मैं रहा 1965 तक और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर थे फ्रैंक मैरेज। वो हमारे आइडियल थे, उनका बड़ा प्रभाव था वर्ल्ड ओवर और सारे विश्व में उनको लोग जानते थे और उनकी कदर करते थे। हालांकि वो जवाहरलाल नेहरू जी के, उस समय प्रधानमंत्री जी के क्रिटिक थे, लेकिन उसके बावजूद जवाहरलाल जी के घर के द्वार उनके लिए हमेशा खुले रहते थे। वो कहते थे कभी भी आओ, कभी भी मिलो। तो उनसे इंडियन एक्सप्रेस में हमने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद मैं चला गया टाइम्स ऑफ इंडिया में, और टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं सन 65 अगस्त से और 1971 जनवरी तक रहा। उसके बाद 1972 में, 1971 फरवरी में मदरलैंड, जो आपके नाम से मदरलैंड वॉइस के अनुसार मदरलैंड उसका नाम था, वो अखबार निकाला। उसमें आरएसएस और जनसंघ उस समय का उनका सहयोग था और वो बड़े रूप में शुरू किया गया। तो मुझे उस समय के आर मलकानी जी, जो एडिटर थे, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और बल्कि मेरी सलाह से बहुत सारे लोगों को जो भी भर्ती हुई उसमें हुई, तो मैं मदरलैंड में रहा और सन 75 तक मदरलैंड में रहा। हालांकि मदरलैंड की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी 1-2 साल में, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री मदरलैंड के खिलाफ थी, जनसंघ के खिलाफ थी। तो उसको कोई रेवेन्यू, एडवर्टीजमेंट नहीं आता था ज्यादा। इस कारण से उसके जो भी बिजनेस हाउसेस थे वो भी डरते थे प्रधानमंत्री से और नहीं देते थे, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो उस समय मैं मदरलैंड का यूनियन जो थी उसका प्रेसिडेंट था और हमारी यूनियन बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ से संबंधित थी। उससे पहले मैं आईएफडब्ल्यूजे और डीयूजे से संबंधित रहा और उनका मेंबर भी रहा। तो उस समय के जो मदरलैंड के, यानी
जो जो मदरलैंड चलाते थे उनके चेयरमैन थे श्री हंसराज गुप्ता। वो संघ चालक भी थे, प्रांत संघ चालक। तो उनको मैंने कहा कि आपने सब लोगों को इकट्ठा किया है, सब लोग आए हैं और विभिन्न अखबारों को छोड़कर उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया है, और आप 1 साल से पहले इसको बंद करने के लिए तैयार हो गए, तो ये तो स्थिति अच्छी नहीं है। ये तो बड़ा खराब स्थिति रहेगी और लोगों, खासकर जर्नलिस्ट को बहुत नुकसान रहेगा। तो उन्होंने कहा क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा हमने उनको 20 सूत्री प्रोग्राम दिया कि आप इसको एक छोटे अखबार के आधार पर चलाइए। आपका कोई कंपटीशन टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स से नहीं है। आपका लगभग एक विचारधारा को आगे बढ़ाने का है। इसलिए बहुत सारी जो आपने चीजें कर रखी हैं उनकी आपको जरूरत नहीं है। तो उस पर उन्होंने मलकानी और उस समय के जो जनरल मैनेजर थे परमार साहब, उनसे कहा कि भाई इनसे बात करो, अगर वो तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं और इसको छोटा रूप दे सकते हैं। इसमें जरूरत जितने लोगों की है उतनी रखिए, जितने स्थान की जरूरत है उतना रखा है। तो हमने कई फ्लोर थे हमारे पास, हमने 1 फ्लोर कर दिया। अभी भी दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से वो झंडे वाला पर वो स्थित है। तो हमने वो 1 फ्लोर ले लिया और उसमें चलाया, और नीचे का फ्लोर बेसमेंट वो उसमें प्रिंटिंग प्रेस रखा। तो उससे वो, और उसमें साथ में सब जर्नलिस्ट और जितने कर्मचारी थे नॉन जर्नलिस्ट, सबने सहयोग दिया और ये माना कि हम हर तरह का सहयोग देंगे। सैलरी हमको अगर देर से मिलेगी वो भी हम मान लेंगे, हमको बोनस नहीं मिलेगा वो हमारे को क्रेडिट हो जाना चाहिए। हमारा इंक्रीमेंट अगर नहीं दे पाए तो वो भी क्रेडिट हो जाए तो हमें आपत्ति नहीं होगी, ताकि ये अखबार चलता रहे। इस स्थिति में देखिए कितना लोगों ने उसको चलाने में मदद दी। और सन 75 इमरजेंसी जो जून 25 को लगी, तब तक वो बाकायदा चलता रहा। उसका प्रकाशन, उसकी सबसे बड़ी जो प्रभाव था वो ये था कि सरकार और सरकारी ऑफिसर उसको जरूर खरीदते थे, क्योंकि वो पढ़ते थे कि हमारे बारे में या हमारे जो मंत्रालय उसके बारे में तो कोई समाचार नहीं पड़ा, क्योंकि सरकार के जितने भी मंत्री मंत्रालय थे उसके बारे में जो विपक्ष की बातें थी तो सारा विपक्ष का प्लेटफॉर्म बन गया था। विपक्ष के सारे नेता उस समय मदरलैंड की ओर ही ध्यान रखते थे और हमारे को अपने समाचार देते थे, हमारे को बताते थे और हम उनको प्रकाशित करते थे। जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, वो उस समय जनसंघ में आ गए थे और वो बड़े क्रिटिक थे गवर्नमेंट के, और वो हमें ध्यान रखते थे और जो खबरें थी वो बताते रहते थे। उसी के हिसाब से उन्हीं दिनों में के माधवराव सिंधिया जनसंघ के टिकट पर जीत कर आए थे पार्लियामेंट में, उनकी मेडल स्पीच हुई थी, वो मैंने कवर की थी। 1977 की बात आप बता रहे हैं। हाँ जी। तो मदरलैंड में मैंने उनसे मिला, उनका समाचार तो छाप नहीं था, तो उनकी जो हैंड रिटन स्पीच थी वो उन्होंने मुझे दे दी कि भाई इसका आप पूरा प्रयोग करें। तो इस प्रकार से शेखावत जी थे, वो उस समय राजस्थान के विरोधी दल के नेता थे और पार्लियामेंट के मेंबर थे, लेकिन वहाँ के बड़े राजस्थान के बड़े नेताओं में से थे। तो वो वो जो भी समाचार थे हम देते थे। जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमये, इन सबके, श्री राजनारायण, इन सबके समाचार
और कोई अखबार नहीं छापता था, हम ही छापते थे, इसलिए हमें मिलते थे। तो ये उसकी सर एक प्रश्न मेरे मन में इसी से जुड़ा हुआ आ रहा है कि 1977 में जब इलेक्शन का दौर था, उस समय तो कोई भी पार्टी जो विपक्षी पार्टियां थी इतनी सशक्त नहीं थी, लेकिन उस समय जयप्रकाश जी का जो आंदोलन चला था उसमें भी कुछ मदरलैंड का कुछ सहयोग रहा था क्या? नहीं, मदरलैंड 75 जून के अंदर 25 जून को बंद हो गया और उसके बाद वो खुला नहीं। और जब इमरजेंसी हट गई तो हमारे जो नेता थे, हंसराज गुप्ता, केदारनाथ सानी, इन सब ने कोई प्रयत्न नहीं करा उसको खोलने का। ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि उस समय जो भी संस्थाएं थी उनको कंपनसेशन मिलता था, और इसको तो मदरलैंड को उन्होंने बंद किया था, और सारा जनता पार्टी का समाचार इसी में आता था, लेकिन उसको शुरू नहीं किया। 77 में, यानी उसके बाद 75 में जब इमरजेंसी के समय में 75 दिसंबर में मैंने इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ज्वाइन कर लिया। तो वहां हमसे जो भी होता था वो हम 1977 में करते थे, लेकिन उन्होंने 1977 में तो सारे ही समाचार पत्र सब बंद कर दिए गए, जनता पार्टी की तरफ ही झुक गए थे और वही समाचार देते थे। अरे इसीलिए मेरा ख्याल है कि जनसंघ के जो लीडर थे और जनता पार्टी के लीडर, उन्होंने उस समय परवाह नहीं की कि वो मदरलैंड को खोले, जो कि एक बहुत खेद की बात है। अगर वो उसको बाद में चलाते तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन उसके उस समय के पत्रकारों को, हम लोगों को जो नुकसान हुआ वो हुआ। अंकल एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ जी। हमारे जर्नलिस्टों के लिए सिर्फ एक एक्ट है, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, जो 1955 में बना था आपके कार्यकाल में। तब से लेकर आज तक कोई नया कानून नहीं बना, कोई नया कानून नहीं बना जर्नलिस्टों का। तो उसका क्या रीजन है अंकल? क्या आज इतने 65 साल से हम वहीं खड़े हैं? क्या किसी ने कोशिश नहीं की क्या? ऐसा है कि उस समय जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे और लोग थे, वो फ्रीडम ऑफ प्रेस और प्रेस की स्वतंत्रता पर और प्रेस को फ्री रखने के पक्ष में थे। और इसीलिए मैंने जैसा बताया, फ्रैंक मोरिस और बाकी जो एडिटर थे उनको फ्रीडम थी, वो क्रिटिसाइज भी करते थे, हर चीज लगाते थे। और आपने देखा होगा कि उस जमाने में मुद्रा कांड हुआ और बहुत सारे कांड हुए, उन सबको बाकायदा पब्लिसिटी मिलती थी और टीटी कृष्णमाचार्य को छोड़ना पड़ा था। और उतना ही नहीं, कृष्णा मेनन के खिलाफ प्रचार हुआ क्योंकि डिफेंस में स्कैम हो गया था, उनको भी छोड़ना पड़ा। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का ये प्रोग्राम बनाया और उसको मदद की। तो उस समय के जर्नलिस्ट जो थे बड़े पावरफुल थे, चतुर्वेदी जी थे आजकल के, उन सब लोगों ने मिलकर हम सब लोगों ने एक्ट बनाया। हालांकि उस समय के जो मालिक थे वो इसका विरोध करते थे, लेकिन सरकार ने इसमें मदद की और उससे वो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट बना। और ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो एक्ट चलता रहा और उसके बाद उसमें कोई चेंज और कोई नहीं आया। हालांकि इस समय तो मीडिया बिल्कुल चेंज हो गया और इस समय बहुत जरूरत है। और हमने नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से बहुत प्रयत्न किया कि प्रेस कमीशन बने और उसके अलावा वो रिकमेंड करे और वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को अमेंड किया जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। तो इसकी बहुत जरूरत है। अब अंकल, जिस समय आपको जर्नलिज्म में आए उस समय कई ट्रेड यूनियंस थी जर्नलिस्टों की, फिर अचानक जो है आपको एक नई ट्रेड यूनियन की स्थापना, जो आपने नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आई जो आपने बनाई, उसकी क्यों जरूरत महसूस हुई आपको? वो स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, असल में शुरू में एक ही यूनियन थी, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, IFWJ, और उसने बहुत काम किया और उसमें बड़े कर्मठ लोग थे और विचार
उस जमाने में ट्रेड यूनियन के प्रति बहुत थे और नेशनलिस्ट भी थे। लेकिन एक समय आ गया सन 71 के लगभग कि जब उस IFWJ पे पूर्ण अधिकार CPI कम्युनिस्ट पार्टी का हो गया और कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने कार्ड होल्डर्स उसमें रख दिए और उसकी वजह से लोगों में बड़ी चिंता बनी। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव को नहीं चाहते थे और उनके अपनी विचारधारा से लड़ना चाहते थे, उन लोगों ने मिलकर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बनाए। क्योंकि IFWJ में मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत से हिम्मत की और IFWJ में इसके लिए लड़ाई। तो जो NUJ के फाउंडर थे उन लोगों ने भी हमारी मदद की। मीनाक्षी सुंदरम वो बहुत बड़े ट्रेड यूनियन लीडर थे, उनको हमने इलेक्शन लड़ाया IFWJ में, लेकिन वामपंथी की वजह से उस समय हम लोग हार गए। इसलिए उससे जो बाहर लोग निकल गए उन लोगों ने नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की स्थापना की और उसका जंतर मंतर में दफ्तर बना। एक प्रश्न मैं ये जानना चाहता हूं कि पहले का जो जर्नलिज्म था और आज का जो जर्नलिज्म है, इसमें तो अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखें तो बहुत सारा अंतर हो गया है, लेकिन अगर उसके इंटेलेक्ट की बात करें तो उसमें भी अंतर दिखता है। आपके हिसाब से क्या और अंतर है जो पहले के जर्नलिज्म में था और आज के जर्नलिज्म में है? देखिए, हमारे सामने टेक्नोलॉजी आ गई थी और मैं इकोनॉमिक टाइम्स में था और मेरा ख्याल है हमारा पहला अखबार था इकोनॉमिक टाइम जिसने उस टेक्नोलॉजी को लिया था और जिसे हम कहते थे पेपरलेस। तो हमारा जो अखबार था वो पेपरलेस था और लंदन टाइम्स के साथ अरेंजमेंट था कि जो उनकी खबरें हैं वो हम छापेंगे। तो इकोनॉमिक टाइम्स में न्यू टेक्नोलॉजी बिल्कुल आ गई थी और शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद आज जो है वो तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हो गई और हम और आप जो इस समय बातचीत कर रहे हैं ये दिखाता है कि कितनी टेक्नोलॉजी बदल गई। और अखबार चलाने के लिए इस समय कोई इतने बड़े काम की जरूरत नहीं है, एक आदमी भी अखबार अपने चला सकता है। तो इससे टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है। इसी लिहाज से वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए भी बहुत चेंजेस आ गई है और उनको उसी तरह से आना चाहिए। अब आपने कहा जो फर्क है, हमारा टाइम मैं समझता हूँ गोल्डन पीरियड ऑफ जर्नलिज्म था। एग्जैक्टली, बिल्कुल था। उस समय जर्नलिस्ट को, पत्रकार को पूरी सुविधा थी। हमारे काम में मालिक लोग आमतौर पर कोई इंटरवेंशन नहीं करते थे, कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे, पूरी सुविधा रहती थी और एडिटर भी जर्नलिस्ट को पूरी सुविधा देते थे और उनके जो समाचार थे उसको उसी रूप में लेते थे और इसी कारण से फ्रीडम ऑफ प्रेस रही। लेकिन उसके बाद जब ये जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, इस टेक्नोलॉजी में अब मेरा विचार ये है कि इसमें ना तो संपादक की इम्पोर्टेंस रह गई है और ना ही बल्कि जो मालिकों की चलती है, लेकिन मालिक भी अब सरकार की तरफ देखते हैं क्योंकि मालिकों का जो इंटरेस्ट है वो इस समय बिल्कुल धन कमाने का है। उनका जर्नलिज्म से कोई वास्ता नहीं, वो इसलिए इसको रखते हैं ताकि उनकी पकड़ राजनीति में रहे और राजनीति के थ्रू वो अपना बिजनेस चला सके। अंकल, जिस समय 1955 में आपने बताया जर्नलिज्म शुरू की, उस समय में मेरे ख्याल से चंद अखबारें निकलती होंगी, गिनी चुनी चंद अखबारें निकलती होंगी। आज भी जर्नलिज्म आप कर रहे हैं, उसमें इतना चेंज आ गया, इतना चेंज आ गया। इस समय लाखों अखबारें निकल रही हैं, ढेरों टीवी चैनल्स हैं इस समय, रेडियो स्टेशन, छोटे छोटे रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, अपना यूट्यूब पे यूट्यूब चल रहा है, पोर्टल चल रहा है, डिजिटल चल रहा है। इतना चेंज आ गया, इतना चेंज आ गया।
तो आपको नहीं लगता कि इसके हिसाब से जो है सरकारों को भी चेंज करना चाहिए, सरकारों को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें कि सारे हम लोग कवर हो जाए उस पॉलिसी के अंदर? आप ठीक कह रहे हैं, सरकार को करना चाहिए और हमने बहुत प्रयत्न किया, और खासकर जब वाजपेयी गवर्नमेंट बनी थी तब भी हमने, सुषमा स्वराज थी, उनको अप्रोच किया और बताया कि इस तरह का होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि राजनीतिक लोग भी वो इतना नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि अब हम राजनीति में आगे आगे हमारा सरकार बन गई है, अब हम हमेशा रहेंगे। तो ये भूल जाते हैं कि वो भी पक्ष में आएंगे और उनको जरूरत पड़ेगी। एक तो ये बात है, उन्होंने न तो ये प्रेस कमीशन पे जोर दिया, न वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट पर कोई काम किया। अब आपने जो बात किया कि ये बढ़ गया, जर्नलिज्म तो बढ़ गया, वर्ल्ड ओवर बढ़ गया। अब आप जानते हैं कि हमारा तो संबंध इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट से रहा, और एनयूजे ने पहली बार इंटरनेशनल संस्था से संबंध किया, और हमारा संबंध IFJ से हुआ, और जिसका मैं कोऑर्डिनेटर भी रहा, और हमने उनसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ली। ट्रेड यूनियनिज्म में उनसे लेटेस्ट बातचीत रहते थे कि किस तरह से बढ़ेगा। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से खासकर ऐसे काम किए, और खासकर राजेंद्र प्रभु हमारे वन ऑफ द फाउंडर्स थे। उन लोगों ने इतनी काम किया कि जो टेक्नोलॉजी आनी थी उससे पहले हमने जर्नलिस्ट को उसके लिए तैयार किया। तब तक कंप्यूटर वगैरह नहीं आए थे, लेकिन हमने अपने जर्नलिस्ट को वर्कशॉप कराकर कंप्यूटर आदि से अवगत कराया है। अंकल, हमारी कंट्री के अंदर ढेरों ट्रेड यूनियंस हैं और ढेरों जर्नलिस्टों के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम लोग इन दिनों हमारी जो यूनियन है वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, हम टाइम टू टाइम लगातार एक दो दिन बाद जो है अलग अलग ट्रेड यूनियन से के नेताओं से, जर्नलिस्टों के ऑर्गेनाइजेशन के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, उनसे डिस्कस कर रहे हैं। अंकल, एक चीज जो हमारे जो सामने आई है ये पिछले 1 महीने के अंदर, सारे जर्नलिस्टों की जितने ट्रेड यूनियन है, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, सबके डिमांड तो वो एक ही है, वही 3-4-5 जो डिमांड है सभी की वही है। तो क्यों नहीं, ठीक अंकल, हर आदमी अपने ट्रेड यूनियन चलाए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाए, लेकिन जर्नलिस्टों के डिमांड्स को लेकर तो सब एकजुट हो जाए, अपने अपने चलाए ऑर्गेनाइजेशन, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या मानना है अंकल इस बारे में? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने जो प्रयत्न किया, लेकिन पता नहीं, मैंने अखबार में जो पढ़ा वो तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन गई जर्नलिस्ट की, उसमें अलायंस का नाम था, जर्नलिस्ट अलायंस। उसके आप मेंबर हैं क्या? नहीं अंकल, नहीं है, हम लोग नहीं है। अच्छा, और उसमें दूसरा था, मेरा ख्याल है दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, समथिंग लाइक दैट। तो इसको देखकर मैंने एनजीओ को भी लिखा था, आपको भी शायद कहा था कि इकट्ठा करना चाहिए। अब इससे ये लगता है, जो मेरे पहले भी थोड़ा सा मेरे मन में था, कि एनयूजे खासकर उस जमाने में प्रोफेशनल चीजों पे ज्यादा लड़ती थी, ट्रेड यूनियन पे कम। लेकिन जो अपना मीनाक्षी सुंदरम थे, वो ट्रेड यूनियन लीडर थे। उनके बाद, उनके देहांत के बाद, ट्रेड यूनियन में जो मेन आदमी रहे वो राजेंद्र प्रभु रहे, और उन्होंने सबसे मिलके और ये जो वेज बोर्ड वगैरह था उसमें काम किया। अब स्थिति ये आ गई है कि जर्नलिस्ट के 1 से 2, 2 से 3 यूनियन बन गई। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में भी परेशानी आ गई, उसमें भी हिस्से बन गए। IJU में 3-4 हिस्से बन गए और कोर्ट में चले गए। इस IFWJ है वो एक अलग बॉडी चल रहा है। तो ये जो बात आप कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं, ये अलग अलग है और बहुत सारे बन गए, लेकिन इन सबको मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और वो बहुत जरूरी है। तो उसी तरफ से जो डिमांड है वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जर्नलिस्ट की डिमांड वही है, लेकिन सब अलग अलग रखते हैं। लेकिन इसमें एक प्लेटफॉर्म बना के लड़ना चाहिए। और खासकर मैंने बताया जैसे राजेंद्र प्रभु ने किया था, एक
MS यादव हैं PTI के, हाँ जी, हाँ जी, वो लड़ते रहे, अब वहां से रिटायर हो गए, अभी लड़ रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म बनकर एक बनना चाहिए कि सबकी डिमांड एक साथ हमारी जानी चाहिए, और तभी सरकारें थोड़ा बहुत झुकेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी यूनियन से वो काम नहीं हो पाएगा। हर एक को, किसी को हाँ कर देंगे, कोई स्टेट गवर्नमेंट से एक से हाँ ले लेगा, दूसरे से ले लेगा, लेकिन नेशनल लेवल पर और खासकर जो गंगवार हैं, वो ट्रेड यूनियन, जो आपके लेबर मिनिस्टर हैं, वो ट्रेड यूनियन को वेलकम करते हैं, और उनको सब इकट्ठा मिलाकर आप लोग, खासकर क्योंकि आपका प्रभाव वैसे भी है, और भारतीय मजदूर संघ की तरफ से जो डिमांड रखी जाएगी वो सरकार को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सीरियसली कंसीडर करनी पड़ेगी। इसलिए आप एक मंच बना, आप इनिशिएटिव लें और एक मंच बना कि उसमें सब वो आकर कि भाई अपने आप आकर हम डिमांड रखें, तो मैं समझता हूं कि वो डिमांड ज्यादा एक्सेप्टेबल होंगी और जल्दी एक्सेप्टेबल। अब सर, जैसा नरेंद्र जी प्रयास भी करते हैं और हमेशा कहा करते हैं कि पूरे जर्नलिस्ट अगर एक दिन के लिए भी एक साथ हो जाए तो सरकार से हजारों अपने समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। आपने सही कहा कि सब लोग इकट्ठा हो जाए तो कोई भी डिमांड पूरी की करवाई जा सकती है। अब मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहा जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। बाकी जो 3 स्तंभ है वो तो कितने मजबूत है वो सबको पता है, लेकिन मीडिया उतना अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया है और उतना मजबूत नहीं हो पाया है। इसके पीछे आपको क्या क्या कारण लगता है? सच पूछिए तो इस समय कोई भी स्तंभ पूरी तरह से फ्री नहीं है, बिल्कुल, या फ्रीली काम नहीं करता है। बिल्कुल सही, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, सब में थोड़ा सा दिक्कत आ रही, और कारण एक ही है कि सब एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आना चाहते, अपनी अलग अलग बातें रखना चाहते हैं। ये पहले भी हुआ है, बहुत दिनों से चल रहा है, और सिर्फ थोड़े दिन के लिए जब जनता पार्टी बनी थी तो थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म आया था, लेकिन उसके बाद फिर बिखर गए और सब पार्टी अलग अलग हो गए। लेकिन ये आप बात ठीक करें कि अगर एक जगह आकर और अगर आप कॉल देंगे तो सब लोग मिलकर, अगर आप तो कह रहे हैं एक दिन का, मैं कहता हूँ कुछ घंटों के लिए बिल्कुल सही कहा, भी अगर आप इकट्ठा होकर और सब सहयोग देंगे तो सरकार उसको मानेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और सब पार्टियां उसको। नरेंद्र भंडारी ट्रेड यूनियनिस्ट ही नहीं है, इनके पिताजी सबसे बड़े ट्रेड यूनियनिस्ट थे। उस जमाने में जब ट्रेड यूनियन को लोग वामपंथियों के हाथ में थी और लोग नहीं करते थे, उससे जब ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज की यूनियन भी नहीं बनी थी, और वो उसके जो बड़े बड़े जो दिक्कत बाद में आए, उससे पहले जो पंजाब नेशनल बैंक में हड़ताल हुई, उसमें नरेंद्र भंडारी जी के पिताजी थे, केदारनाथ भंडारी, उन्होंने भाग लिया था। अच्छा। और उन लोगों ने करी थी। तो उस जमाने की, अब वो ये फाउंडर्स में से थे, तो इनको दिलचस्पी ये लेते हैं, पहले से ले रहे हैं, और अब ज्यादा ले रहे हैं। तो मैं इनसे अपील करता हूँ कि ये एक फ्रंट बना, प्लेटफॉर्म बना, जिस पे सब लोग आकर अभी पूरे तमाम मीडिया के जितने भी फेडरेशन है, जितने भी यूनियन है, सबका अभी हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। तो सब लोगों को वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया से और खासकर नरेंद्र भंडारी जी से बहुत ज्यादा उम्मीद है, और सब इनकी ओर देख रहे हैं। एक तरह से देखें तो इनके तरफ, इनके ऊपर ही सब डिपेंडेंट है कि कैसे मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। अब इसी को लेकर भंडारी जी, अगर आप और कुछ पूछना चाहे तो एक बार। अंकल, कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, उस लॉकडाउन की वजह से मीडिया की हालत बहुत ज्यादा खराब,
बहुत ज्यादा हालत खराब, हजारों अखबार इस समय बंद हो गए हैं। ठीक है। बहुत, और जो इस समय जो नॉन एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, जो मेरे ख्याल 90% है, सब खाली बैठे हुए हैं घरों पे, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है। और अखबार खुलेंगे भी तो सरकारी विज्ञापन मिलना नहीं, क्योंकि सारा पैसा तो गवर्नमेंट का इस पे लग ही गया कोरोना वायरस पे जो निपटने में। और हम लोग भी गवर्नमेंट के साथ है इस वाले मैटर में, क्योंकि खत्म होनी चाहिए वाली जो प्रॉब्लम चल रही है हमारी कंट्री से। तो अंकल, आपको क्या लगता है कि ये जो स्थिति चल रही है, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि एक तो इमरजेंसी में इस तरह के हालात थे मीडिया के साथ, और एक अब है, तो आप किसको ज्यादा जो खराब हालत मानते हैं, वो वाले या ये वाले? आप बात ठीक है, इमरजेंसी तो थी लेकिन वो बहुत छोटी चीज थी। ये जो बीमारी है, ये महामारी वर्ल्ड ओवर है, सारी दुनिया में और हर जगह है। इसका जो प्रभाव है वो ग्लोबल है, उस इकोनॉमी पे भी पड़ेगा, हर चीज पे पड़ेगा, तो उससे हम लोग अलग नहीं रह सकते। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि जो और जगह हो रहा है उस तरह का मीडिया में भी होना चाहिए कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनका सैलरी कट नहीं होना चाहिए। जहां पर छटनी हो रही है वो छटनी नहीं होनी चाहिए। जब दूसरी जगह सरकार ने ऐसे नियम बनाए तो मीडिया के अंदर भी ये नियम लगाने चाहिए। दूसरी बात यह है कि मीडिया में जो लोग इस समय कोरोना की वजह से अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, उनको सरकार ने मदद करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये देखें कि सिर्फ कुछ ही पक्ष को करेंगे तो ठीक नहीं होगा, बल्कि इसमें रिजर्व बैंक के पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत फॉरेन बैलेंस, फॉरेन एक्सचेंज, हमारे पास एक्सचेंज बैलेंस बहुत है। इस समय उसका उपयोग हमें करना चाहिए। उसको हमें ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये महामारी ऐसी इतनी आसान नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। इसमें सरकार को खुलकर उन चीजों को छोड़कर इसमें पैसा लगाना चाहिए, और हर मजदूरों को जो मिनिमम है, अनएम्प्लॉयड को, और जो परेशान है, जो नहीं कर सकते, उसमें इस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए कि उनको किसी भी तरह से धन से उनको मदद करें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो इससे बहुत सारे लोगों को कोरोना की वजह नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और वजह से, भुखमरी की वजह से जो मानसिक पीड़ा होगी उसमें भी नुकसान हो सकता है। इसलिए सरकार को खुलकर सब लोगों की मदद करनी चाहिए, और मीडिया की तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर मीडिया सरकार की सारी स्थिति को सामने नहीं रखेगा तो लोगों को पता कैसे लगेगा कि क्या हो रहा है। इसलिए मीडिया को मदद खुलकर करनी चाहिए ताकि कम से कम मीडिया पर इसका प्रभाव पड़े। ठीक है अंकल, पिछले 4-5 साल के अंदर पूरी कंट्री में डिजिटल मीडिया का बहुत प्रभाव पड़ा है, बहुत प्रभाव पड़ा है डिजिटल मीडिया का। यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं, पोर्टल्स खोल रहे हैं, जगह 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 जगह। इतना प्रभाव मुझे नहीं लगता कि किसी और कंट्री में होगा जितना हमारे यहाँ पर है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इसको जो है पूरी तरह से नियमित करें, उसके लिए कोई कानून बनाए, एक्ट बनाए, उसको दायरे में लाए, किसी कानून के दायरे में? कह रहे हैं, पहले भी हमने कहा है कि ये जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है या ये जो प्रेस काउंसिल है, ये सिर्फ प्रिंट मीडिया के लिए अभी तक करती है या उसी पर आधारित है। लेकिन इसको अब ये जितना भी ये डिजिटल मीडिया आया है और सोशल मीडिया है, इस सब का, और ये बहुत जरूरी है, और खासकर हिंदुस्तान के लिए आप देख रहे हैं, सरकार भी देख रही है कि कहीं फेक न्यूज आ जाती है, फेक मीडिया आ जाते हैं। इसलिए इसके कानून को बनाने की बहुत जरूरत है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ये बहुत आवश्यक। अंकल, देश के जर्नलिस्टों के लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि सरकार से तो हमने कह दिया कि सरकार ये करे वो करे, देश के जर्नलिस्टों के लिए आपका क्या मैसेज है? देश के जर्नलिस्टों के लिए यही हो सकता है कि जैसे पहले सब मिलकर लड़ते थे उसी तरह लड़े, और ये लड़ाई इस समय ये ठीक है, सिर्फ वेजेस बढ़ाने के लिए नहीं है। इसको हमारी ये लड़ाई है
कि हम किसी तरह से जिंदा रहें, मीडिया भी जिंदा रहे, हम भी जिंदा रहें और इस लड़ाई को लड़ पाए। इसके लिए मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मीडिया को सरकारी मदद मिलनी चाहिए। और ये जो आपने बात कही, अनएम्प्लॉयड हैं, पुराने लोग हैं, उन सबको जैसे सरकार और चीजों को मदद देती है, उनके लिए पेंशन्स हैं, उन सब चीजों को देना चाहिए और खुलकर मदद करनी चाहिए। तो कोरोना के खिलाफ हम ज्यादा बेहतर लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि मजदूर को ये फिक्र नहीं होगी किसी भी कि हमें हमारे पास धंधा नहीं है, वो सोचेगा खाने का पैसा मिल रहा है, हम खा रहे हैं, फिर वो कोरोना को अच्छी तरह से खुलकर लड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सही। तो इस तरह से हमारे साथ श्रीमान के.एन. गुप्ता जी के साथ जो अपना आज का जो ये कार्यक्रम है आइकॉनिक पर्सनालिटी, तो आज के हमारे आइकॉनिक पर्सनालिटी श्री के.एन. गुप्ता जी, जो मदरलैंड वॉइस के जो ऑनरेरी एडवाइजर भी हैं और हम लोगों के मार्गदर्शक भी हैं। हमें जब भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो के.एन. गुप्ता जी का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। मैं और भंडारी जी आप लोगों को हार्दिक धन्यवाद देते हैं और के.एन. गुप्ता जी अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ दिए, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।